दोस्तों सोचो एक ऐसी जगह जहां हॉस्पिटल जैसा बिल्डिंग हो, वाइट कोट्स पहने डॉक्टर्स हो, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हो, लेकिन यहाँ पेशेंट्स को ट्रीट नहीं किया जा रहा। यहाँ पेशेंट्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और सबसे शॉकिंग बात ये है, ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है, ये रियल हिस्ट्री है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 731 के बारे में। जापान का एक सीक्रेट प्रोग्राम जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे चला और जो आज भी हिस्ट्री में वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर्स के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। यहाँ इंफॉर्मेशन के साथ अवेयर भी किया जाता है, स्टोरी बताने के साथ साइंटिफिक रीजन भी दिया जाता है। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, वरना हिस्ट्री में आप बाद में ढूंढते रहो। सब्सक्राइब इसलिए कि पैसे तो लगने नहीं है, नॉलेज बढ़नी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो गोर या शॉक कंटेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। बिकॉज जो चीज़ हिस्ट्री में छुपाई गई उनको समझना बहुत ज़रूरी है। यूनिट 731 बेसिकली एक सीक्रेट रिसर्च यूनिट थी, जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक पार्ट। ये यूनिट मेनली ऑपरेट करती थी मंचूरिया में, चाइना का एक एरिया है। और ऑफिशियली इनका काम था एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्योरिफिकेशन डिपार्टमेंट। नाम सुन के लगता है जैसे ये लोग पब्लिक की हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, राइट? लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट थी। रियलिटी ये थी कि यूनिट 731 का पर्पस था बायोलॉजिकल वारफेयर डिवेलप करना, मतलब ऐसे जर्म्स और डिसीजेस क्रिएट करना जो वॉर में वेपन की तरह यूज हो सके। और इस रिसर्च के लिए उन्होंने ह्यूमन बींग्स को एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स बनाए। दोस्तों इस यूनिट का हेड था शीरो इशी, एक जापानीज मिलिट्री डॉक्टर और साइंटिस्ट। शीरो इशी का विजन था कि जापान को वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन बनाना है और उसने बिलीव किया कि बायोलॉजिकल वेपन्स फ्यूचर वॉर्स का बिगेस्ट वेपन होंगे। और इसी ऑब्सेशन ने यूनिट 731 को जन्म दिया। दोस्तों यूनिट 731 का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है कि वहां जो लोग एक्सपेरिमेंट्स के विक्टिम थे उनको ह्यूमन नहीं माना जाता था, उनको कोड दिया गया था। मतलब उनको नाम दिया गया था कोड के तौर पे, जिसको बोलते थे लॉक्स। और लॉक्स मतलब होता है लकड़ी। सोचो, जब आप किसी इंसान को इंसान ही नहीं मानोगे तो क्रुएलिटी का लेवल कहां तक जा सकता है। यूनिट 731 में प्रिजनर्स लाए जाते थे, मोस्टली चाइनीज सिविलियंस, कभी कभी रशियंस और कुछ अदर प्रिजनर्स ऑफ वॉर। और फिर उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। मैं डिटेल्स को ग्राफिक नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं ट्रुथ क्लियरली बताऊंगा। यूनिट 731 का मेन फोकस था डिसीजेस जैसे प्लेग, कॉलरा, एंथ्राक्स, टाइफॉइड। पर्पस सिंपल था, कैसे किसी डिसीज को वेपन बनाया जा सकता है, कैसे क्विकली एक पॉपुलेशन को वाइप आउट किया जा सकता है, और कैसे स्प्रेड को कंट्रोल किया जा सकता है। और दोस्तों ये सब थियोरेटिकल रिसर्च नहीं थे, दे एक्चुअली टेस्टेड इट रियल ह्यूमंस पे। इसका मतलब ये है कि यूनिट 731 एक लेबोरेटरी नहीं थी, इट वाज अ ह्यूमन हेल्थ डिस्गाइज्ड एज अ रिसर्च सेंटर। यूनिट 731 के एक्सपेरिमेंट में से सबसे फेमस और क्रीपी एक्सपेरिमेंट्स थे फ्रॉस्ट बाइट एक्सपेरिमेंट। दोस्तों मंचूरिया में विंटर एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। उनका गोल था ये समझना कि सोल्जर्स का बॉडी एक्सट्रीम कोल्ड में कैसे रिएक्ट करता है। और इसके लिए दे यूज ह्यूमन सब्जेक्ट्स, लोगों के हैंड्स और लेग्स को फ्रीजिंग टेम्परेचर में एक्सपोज किया जाता था, फिर उनका रिएक्शन ऑब्जर्व किया जाता था। ये चीज सुन के ही पता चल जाता है कि कितनी इनह्यूमन थिंकिंग थी उन लोगों। ये वॉर के नाम पे साइंस का मिसयूज था। यूनिट 731 सिर्फ डिसीज एक्सपेरिमेंट तक लिमिट नहीं था दोस्तों। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वहाँ ह्यूमन बॉडीज पे वेपन्स का इम्पैक्ट भी टेस्ट किया जाता था, ग्रेनेड्स, फायर इफेक्ट्स, प्रेशर टेस्टिंग। मतलब बेसिकली उनका माइंडसेट ये था कि ह्यूमन बॉडी को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करो। ये एक ऐसी मेंटेलिटी है जो किसी भी सोसाइटी को मॉन्स्टर बना देती है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जापान ने किया तो दुनिया ने इसको रोक क्यों नहीं दिया। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इंफॉर्मेशन कंट्रोल थी, प्रोपागेंडा हाई लेवल पे था, और जो क्राइम्स ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में हो रहे थे उनको एक्सपोज करना इजी नहीं था। यूनिट 731 सीक्रेट रखी गई, लोकल सिविलियंस को भी पता नहीं होता था कि अंदर क्या हो रहा है।
अब जो सबसे शॉकिंग पार्ट है वो वॉर के एंड के बाद का है। वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, जापान सरेंडर कर गया और तब दुनिया को यूनिट 731 का एग्जिस्टेंस पता चला। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूनिट 731 के किसी साइंटिस्ट को पनिशमेंट नहीं मिली। क्यों? बिकॉज उनके रिसर्च डेटा को वैल्यूबल माना गया। मतलब दुनिया की सुपर पावर्स ने सोचा ये डेटा बायोलॉजिकल वेलफेयर के लिए यूजफुल हो सकता है। सो इंस्टेड ऑफ जस्टिस मेनी पीपल एस्केप अकाउंटेबिलिटी। और यही हिस्ट्री का एक डार्क ट्रूथ है, वॉर के बाद भी विक्टिम्स को प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला। अब जानते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ ये है कि ये सिर्फ प्रोपागेंडा था, जापान को बदनाम करने के लिए बनाई गई एक कहानी। पर रियलिटी ये है कि इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, सर्वाइवर टेस्टिमनीज और पोस्ट वॉर इन्वेस्टिगेशंस ने कंफर्म किया कि एक्सपेरिमेंट हुए थे। मिथ ये है कि सब विक्टिम्स चाइनीज थे, पर रियलिटी ये है कि मेजॉरिटी विक्टिम्स चाइनीज सिविलियंस और पीओडब्ल्यूज थे। मिथ ये है कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन सिर्फ डिसीज टेस्टिंग तक लिमिटेड था, पर रियलिटी ये है कि डिसीज टेस्टिंग हुआ, प्लेग, कॉलरा और एंथ्रैक्स का, लेकिन टेस्टिंग सिर्फ यही तक लिमिट नहीं थी। एक्सट्रीम कोल्ड एक्सपोजर टेस्ट, प्रेशर चेंबर टेस्ट, वेपन इम्पैक्ट टेस्ट, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। उनका एम था बायोलॉजिकल और बैटलफील्ड डेटा कलेक्ट करना। मिथ ये है कि वॉर के बाद सबको पनिशमेंट मिला, पर रियलिटी ये है दोस्तों कि यूनिट 731 के हेड शीरो इशी उनको डेथ पेनल्टी नहीं मिली। कई रिसर्चर्स को रिपोर्टेडली यूएस ने इम्यूनिटी दी इन एक्सचेंज फॉर बायोलॉजिकल वेलफेयर डेटा। ये पॉलिटिकल रियलिटी थी, जस्टिस इनकम्प्लीट रह गया। मिथ ये है कि यूनिट 731 का इम्पैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 में ह्यूज बायोलॉजिकल अटैक के फॉर्म में हुआ। पर रियलिटी ये है दोस्तों कि लार्ज स्केल बायोलॉजिकल बॉम्बिंग अटेम्प्ट्स किए गए थे चाइना के कुछ एरियाज में, लेकिन ग्लोबल लेवल पर न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा इम्पैक्ट नहीं हुआ। बायोलॉजिकल प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेज में थे, फुल्ली वेपनाइज्ड ग्लोबल स्ट्राइक नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट इतना क्रूएल हो सकता है। दोस्तों इसका आंसर है साइकोलॉजी। जब कोई सिस्टम किसी ग्रुप को लेस ह्यूमन डिक्लेयर कर देता है तब क्रूएलिटी इजी हो जाती है। यूनिट 731 में विक्टिम्स को लॉक्स बोलना सिर्फ एक वर्ड्स नहीं था, वो एक वेपन था। बिकॉज जब आप किसी को लॉक बोल दोगे तो कंसाइंस साइलेंट हो जाती है। और सेकंड थिंग, ब्लाइंड ओबीडियंस। मिलिट्री सिस्टम में ऑर्डर सुप्रीम होते हैं। अगर आपको बोला गया नेशन के लिए करना है तो बहुत लोग मोरालिटी को सरपास कर देते हैं, और इसी तरह नॉर्मल ह्यूमंस भी मॉन्स्टर बन जाते हैं। यूनिट 731 का लेसन ये है, एविल सिर्फ घोस्ट स्टोरी में नहीं होता, एविल लैब कोट पहन के भी आ सकता है। व्हाई दिस मैटर्स टुडे? अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये तो बात पुरानी है, लेकिन नहीं दोस्तों, यूनिट 731 सिर्फ हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ये वार्निंग है फ्यूचर के लिए। आज भी दुनिया में बायोलॉजिकल वेपन्स का फियर एग्जिस्ट करता है। आज भी वॉर्स में अनएथिकल रिसर्च का रिस्क होता है, और अगर सोसाइटी अवेयर नहीं होगी तो हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। इसलिए ऐसे केसेस को याद रखना जरूरी है, नॉट फॉर हेट, नॉट फॉर रिवेंज, बट फॉर अवेयरनेस। दोस्तों यूनिट 731 का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट एक्सपेरिमेंट नहीं है, सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है कि ह्यूमंस ने साइंस को ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट यूज किया। साइंस का पर्पस लाइफ सेव करना होता है, लेकिन जब साइंस पावर के हाथ में आ जाती है और मोरालिटी खत्म हो जाती है तो साइंस भी वेपन बन जाती है। और जो विक्टिम्स थे उनके पास कोई वॉइस नहीं थी, कोई ऑप्शन नहीं था, बस फियर था, साइलेंस था और सफरिंग थी। आज हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, हम ट्रूथ को याद रख सकते हैं, हम हिस्ट्री से सीख सकते हैं, और हम एंश्योर कर सकते हैं कि फ्यूचर में कोई भी नेशन, कोई भी सिस्टम इंसानियत को एक्सपेरिमेंट ना बना सके। बिकॉज रियल हॉरर घोस्ट नहीं होते, रियल हॉरर होता है जब ह्यूमंस अपनी ह्यूमैनिटी खोते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ क्या आपको लगता है हिस्ट्री के ऐसे डार्क चैप्टर्स को भी स्कूल्स में भी पढ़ाया जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रियल केस के साथ। टिल देन स्टे अवे, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।